आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मयूरेश जोशी हैं, राजेश सतपुते हैं और सुमित बकड़िया हैं। अगर इंडेक्स को देखें तो निफ्टी अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। अभी फर्टिलाइजर शेयर्स का जिक्र किया था डिम्पी ने। सभी स्टॉक्स में एकाएक स्पर्ट आया है। चमल फर्टिलाइजर, फैक्ट, गुजरात फर्टिलाइजर, ज्वारी एग्रो, नेशनल फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल, सभी में 5, 10, 14, 15% तक का स्पर्ट, एक अच्छी मजबूती। मयूरेश, ये फर्टिलाइजर अभी नहीं चला है, ये अभी मिनटों में तो बाइंग आई है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो सेंटिमेंट्स वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। ये क्या वजह लगती है आपको जो ये बाइंग दिखी है इसके पीछे की? सो आई थिंक 2 मुख्य कारण है दीपाली जी। एक तो आई थिंक जो यूरिया पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, अगर ये अनाउंस होती है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो सारे फर्टिलाइजर्स कंपनी जो यूरिया बनाती है, आई थिंक वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। दूसरा आई थिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अगर कुछ इन मुद्दों पे आई थिंक बातें आई तो मेरे ख्याल से जो एफिशिएंसीज है फर्टिलाइजर कंपनीज की वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगी। तो एज अ स्पेस आई थिंक दिस इज अ स्पेस दैट आई एम लाइकिंग। विद इन दिस स्पेस आई थिंक ये स्टॉक मूवमेंट काफ़ी ट्रिमेंडस हुई है, बट चंबल फर्टिलाइजर, RCF, to a large extent GNFC also is something that we'll continue to like। और एक ऑफशूट स्टॉक आई थिंक टाटा केमिकल्स जो एग्रोकेमिकल, सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्ले एज एन ऑफशूट ऑफ द होल प्रोसेस। बिल्कुल, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मयूरेश हमको बता रहे हैं, एक तो DBT और दूसरा यूरिया पॉलिसी को लेकर कोई ना कोई अनाउंसमेंट ज़रूर आ सकती है। एक और चीज़ आपको ध्यान होगा, इनका ड्यूज़ रह जाते थे पिछले फाइनेंशियल टू पिछले फाइनेंशियल्स करीब 25 हज़ार करोड़ के ड्यूज़ बकाया थे। सरकार ने पहले इनके ड्यूज़ क्लियर किए, लेकिन अब अगर पॉलिसी में DBT कनेक्शन बैठ जाए तो ये ड्यूज़ होंगे ही नहीं। फिर तो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको तो ये जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो तो मार्केट रेट पे बेचेंगी, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में एडजस्टमेंट कर देगी। तो ये बहुत बड़ा स्पेस है। और इस बार के 2019 के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मॉनसून बेहतर आ रहा है, शायद बेहतर, इससे अच्छा टाइमिंग नहीं हो सकती DBT को या फिर यूरिया पॉलिसी को इस समय लेके आने के लिए। और आपको ध्यान होगा कल कैबिनेट का एक फैसला भी हुआ था जिसमें मॉरिशस के साथ एक करार हुआ है भारत का, और उसमें सस्ता अमोनिया और नाइट्रेट को भारत में विकल्प के तौर पर कैसे और पैदा किया जाए, इसको लेकर एक बड़ा बयान कल कैबिनेट की तरफ से भी आया था। एक BSF का शेयर देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके नंबर्स थे, ये एडजस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो भी मूव देगा बढ़ा देगा, हो सकता है 1400 तक भी पहुंच जाए। ये पहुंच रहा है 1400 तक, ये 1370 तक तो आ ही चुका है, करीब 4.25% की बढ़त आ चुकी है। अब इसके नंबर्स वैसे मार्जिन्स गिर गए थे, प्रॉफिट कम आया था, रेवेन्यू ठीक था, लेकिन जिस नेचर की ये कंपनी है ना एग्रोकेमिकल के अंदर, वहाँ पे इस समय दिक्कत नहीं है। ये नंबर उसके अंदर एडजस्ट हो रहे हैं उसी सेगमेंट के अंदर ही। फिलहाल ये करीब 1400 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। सुमित, कोई और शेयर आप BTST या फिर ऐसी कोई पोजिशनल ट्रेड देना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट के लाइफ टाइम हाई पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि कौन सी शेयर को अभी पकड़ा जाए। देखिए डिम्पी, BTST के तौर पे सुवेन लाइफ साइंस के अंदर अभी इमीडिएटली एक मूव देखने को मिल रहा है। आज हमको लोअर लेवल्स से एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। आई थिंक 179 या 178 के SL से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर में 190 192 के लेवल तक हमको ये देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर। और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई दिनों से रेंज बाउंड मूव दे रहा है, और ऐसा लगता है कि ये 2-3 दिनों में ब्रेकआउट देने वाला है, जिसमें अगर ये 525 का लेवल ब्रेक करेगा तो आने वाले दिनों में 580 से 600 के लेवल दिखाएगा, यानी प्रेजेंट लेवल से 60 से 70 रुपए की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक को हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज रिकमेंड किया है, और यहाँ पर जी बिजनेस पे भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं फाइनल बेट का। बताइए रजत। बिल्कुल, केमिकल स्टॉक्स भी बस कर रहे हैं आज के सत्र में। विनाइल केमिकल पे नजर रखें, ये है फाइनल बेट आज की। स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन यहाँ से चल सकता है श्योर शॉट, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे एक बेस बना के चलना शुरू हुआ है, तो पिछले नवंबर हाइस के आसपास जाने की संभावना काफी स्ट्रांगली बनती हुई नजर आ रही है। मंथली चार्ट्स पे एक लेवल्स बहुत क्लोजली जिसमें ट्रेडर्स वॉच कर रहे हैं, वो है 73.50 73.60 का। उसके ऊपर निकलता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक देखने को मिल सकती है। अब क्यों चलेगा वो, इसलिए क्योंकि सभी एवरेजेस के ऊपर है। 5 सत्रों के डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो लगभग 68% के औसत। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी पे बहुत कम है, डेट इक्विटी रेशियो यानी कि फेवरेबल है। और इसके अलावा अगर PE बात करें तो मात्र 15 की PE मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो रेस्ट ऑफ द PS के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि इंडस्ट्री औसत लगभग 40 की है। अब अगर 73.50 73.60 के जोन्स क्रॉस कर लेते तो बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी होती हुई नजर आएगी। और मैं फिर कह दूं कि यहाँ पर नवंबर के बाद से एकदम से एक रेंज में था, एक वो अपसाइड रेंज में कामकाज कर रहा है, उसके अपर पोर्शन पे पहुंच चुका है। इस बार ब्रेकआउट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग विनाइल केमिकल दिखाई दे रहे हैं नतीजों से पहले, और जो नतीजे आने वो 17 मई को आने उससे पहले तेज हो सकते हैं।
ठीक है, 77 तक का टारगेट है। इस शेयर पे आप नजर रखें। अच्छे वॉल्यूम के साथ ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रही है। एक्साइड के थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे, उसके बाद ये शेयर अब करीब 6% ऊपर आ चुका है। ये नंबर्स आने के बाद का रिएक्शन देख पा रहे हैं, जो 2 बजे के आसपास का सडन मूव जो दिख रहा है आपको, ये भी 6% ऊपर है। राजेश, एक तो इसको देखिए, ये एक BTST कैंडिडेट है, ये पोस्ट नंबर्स। डिम्पी, मुझे लगता है अगर BTST करना है तो इसका 228 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और इनफैक्ट कल हमने उसको 228 के नीचे इसको सेल किया था, आज ये शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। 228 पे शॉर्ट किया था, 232 का स्टॉप लॉस था और हमें लगता है 222 का कुछ छोटा स्टॉप टारगेट था। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक्साइड में वही जो छोटी दायरे में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और अगर इसको BTST करे तो 228 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। टारगेट जो अपसाइड पे रहेगा वो रहेगा 238 से लेके 240 तक का। जी, एक्साइड इनफैक्ट अब इंटरडे हाइस पर ट्रेड कर रहा है और अच्छी बात यह है कि लगातार 4th क्वार्टर था जब कॉन्जिक्यूटिव डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। अभी 234 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक्साइड के अलावा FMCG और साथ ही साथ बैंकिंग, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं या फिर अच्छा सपोर्ट मार्केट को लैंड कर रहे हैं। और बात करें अगर बैंकिंग की, तो कल जो डिसीजन कैबिनेट ने लिया वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल कैबिनेट ने NPA से निपटने के लिए नए अध्यादेश को मंजूरी दी है और अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। इस मामले में वित्त सेक्रेटरी अशोक लवासा से एक्सक्लूसिव बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। NPA से निपटने के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वित्त सचिव अशोक लवासा। सर, जो सरकार ने सिफारिशें की है ऑर्डिनेंस लाने के लिए, क्या बदलाव आप देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जिससे कि बैंकों को वो अधिकार मिल जाए जिससे कि अभी तक नहीं मिला था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में? सर, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इस प्रक्रिया को कैसे और मजबूत किया जाए, और जो भी कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जिसकी वजह से ये महसूस किया जा रहा था कि इस व्यवस्था में वो गति नहीं है जो होनी चाहिए, तो वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट चेंज करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया। अभी जो रेगुलेशन था बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन एक्ट, उसमें सर क्या दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से बैंक जो डिसीजन बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, RBI बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे थे? जैसे मैंने कहा कि जो डिटेल्स हैं उस पे इस वक्त ना हम जाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि कई दिन से इस चीज़ के ऊपर चर्चा चल रही थी और बैंक्स ने भी और रेगुलेटर ने भी जो भी अपने विचार सामने रखे, उन विचारों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लिया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी अशोक लवासा के साथ, और इंपॉर्टेंट होगा कल का दिन, क्योंकि इस तरह की खबर है कि प्रेसिडेंट कल इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन जी एंटरटेनमेंट की बात भी करते हैं, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट की MD और CEO पुनीत गोयनका ने कहा है कि 2020 तक कंटेंट दिखाने के तरीके में बड़े बदलाव होंगे, छोटी मीडिया डिवाइस का इस्तेमाल आगे और बढ़ेगा। सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। With the rapidly changing market dynamics, the year 2020 to me seems to be a year of complete convergence. By then, assuming the fact that the internet penetration and mainly its consistent strength across the nation will be established, dependence of television on social and digital platforms will be at its peak. I can clearly visualize a viewer in 2020 who is experiencing and enjoying content back home but is virtually connected with a social network across the globe, sharing instant feedback and reactions. Viewers are already showing strong signs of paradigm shift from appointment viewing to on-demand viewing. While television certainly still remains to be at the epicenter of family viewing, personal devices with wider screen and reach and richer bandwidth have empowered the viewer manyfold. Irrespective of whether the feed is beaming in through a DTH operator, over-the-top box, or through a stream from a given app, television as a mainstream for family entertainment will continue to reign. But that said, the power of portable devices with rich media features cannot be underestimated. In fact, the seamless delivery and exchange of content within devices is where the beauty lies. इस बीच आप पुनीत गोयनका को सुन रहे थे, जो कि MD और CEO हैं जेल के। वो यही कह रहे थे कि अब पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा आगे चल के पूरी एंटरटेनमेंट के अंदर।
लेकिन इस बीच एमआरएफ के नंबर्स आए हैं। एक बार आप नंबर्स देखिए आपको ये बात बिल्कुल तय हो रहा होगा कि टायर कंपनीज चल रही थी तो इनके नंबर्स भी अच्छे आने थे। हमने आपको बहुत पहले ही आगाह किया था कि इनके नंबर शायद उतने अच्छे नहीं आए जितने अच्छे आपको सेल्स दिखे या फिर आपको कन्विक्शन दिखे। वो इस वजह से क्योंकि जो रबड़ इस्तेमाल करते थे वो हायर एंड की रबड़ थी जो उनके इन्वेंट्रीज के अंदर पड़ी रहती थी, जो इस बार के क्वार्टरली नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होनी थी। जो प्राइजेस का इम्पैक्ट था उन्होंने काफ़ी हद तक दिया, पास ऑन किया, लेकिन ये रिजल्ट्स पे आना भी पेंडिंग था, इसलिए मुनाफा करीब 32% घट रहा है। क्योंकि कॉस्टिंग का मेजर कंपोनेंट रबर पार्ट ही है, इसलिए इसको जोड़ा जा सकता है। आप इसका अन्य आय देखिए, कोई बदलाव नहीं हुआ, 66 से 65 हुई है। अब बीटा के अंदर भी कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। अब वर्सेस हालांकि थोड़ा घटा है, थोड़ा सा 726 से 523 हुआ है, लेकिन पैट 32% का स्लाइड कर गया, शेयर करीब 2% नीचे है। आप एमआरएफ के साथ साथ एक बार सीएट भी दिखाइए, अपोलो भी दिखाइए, क्योंकि अपोलो टायर के कल नंबर आने हैं। एमआरएफ हालांकि अपोलो के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, क्योंकि प्रोडक्ट जो रेंज है, प्राइसेस है, वो भी अलग है। आप देखिए सीएट ये करीब 33%, ये 2% तो उस दिन भी नहीं टूटा था जिस दिन इसके नंबर आए थे और खराब नंबर आए थे। ये दूसरी ऐसी कंपनीज है जिसका पैट घट गया। सीएट के नंबर भी उम्मीद से खराब थे, एमआरएफ का भी पैट 32% घट के आया। अपोलो कल आएगा, वो भी टूट रहा है, अभी ये करीब 0.5% ही नीचे है, लेकिन ये भी अपने लेवल्स को मेंटेन नहीं कर रहा। तो टायर कंपनी से पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, नंबर्स, सेल, एनवायरनमेंट, कन्विक्शन, सब कुछ जो भी है वो अलग अलग हिसाब से आपको नोटिस करना होगा और मूव बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग आता है। एक बार मयूरेश आपकी रिकमेंडेशन चाहिए टायर कंपनीज पे। जिन क्लाइंट्स के पास पहले से आपने टायर कंपनीज को दिलवाया होगा, प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं या फिर अभी भी कहेंगे उनको होल्ड कीजिए टायर कंपनीज? नहीं, लार्जली डिम्पी आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है और आप राइटफुली कह रहे थे, आई थिंक जो रबर और सिंथेटिक रबर के प्राइसेस में उछाल देखा था, इसमें एक ऑब्वियस था कि एक एबिटा मार्जिन में कंप्रेशन दिखेगा, एंड दैट इज़ व्हाट गॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द नंबर्स। दूसरा आप ये भी देखना चाहिए कि आई थिंक जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, जो चाइनीज़ टायर्स का एक इम्पैक्ट पड़ता था, शायद विद द यूएस ड्यूटी इम्पोजिशन जो कम हुई है, काफ़ी चाइनीज़ टायर आई थिंक यूएस मार्केट की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। तो आई थिंक इट्स दैट लेवरेज प्ले विच विल अगेन प्ले फॉर टायर कंपनीज। और वो लेवरेज जब वॉल्यूम्स में बिल्टअप होता है, रिप्लेसमेंट एंड ओईएम, क्योंकि ओईएम के अगर हम आंकड़े देखें, 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, एमएचसीवी हो, आई थिंक दे आर ऑन दी अपराइज। तो आई थिंक दैट विल टू अ लार्ज एक्सटेंट मिटिगेट इनपुट कॉस्ट राइजेस, और जो प्राइस हाइक्स इनको लेनी पड़ेंगी ऑफ क्लोज टू 6 to 7%, आई थिंक वो शायद ऑपरेटिंग लेवरेज में दिखे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो इन्वेस्टर्स के पास पहले से टायर कंपनीज हो, जेके टायर, इवन एमआरएफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई थिंक बिल्कुल ठीक है। सभी टायर शेयर्स डे लो पर हैं, एमआरएफ भी डे लो पर ट्रेड कर रहा है, हर पैरामीटर पर अर्निंग्स खराब रहे हैं। फटाफट से आपको बता दें मार्जिन जो कि 15-15.5% के आसपास आए हैं। लेकिन अब बीटीएससी और एसटीबीटी ट्रेड जान लेते हैं साक्षी से। बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करते हैं एके प्रभाकर की तरफ से जो कॉल्स आई हैं। सबसे पहले इन्होंने पिक चुनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स पर, जहां पर खरीदारी की इनकी राय है। 594 की टारगेट बताया है, 574 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फार्मा स्पेस से कैडिला इन्होंने चुना है खरीदारी के लिए, टारगेट्स 468 के बताएं और स्टॉप लॉस 452 पर हम मेंटेन कर सकते हैं। पुष्कराज कनितकर की तरफ से बैंकिंग स्पेस पर खरीदारी की राय है। एक्सिस बैंक इन्होंने चुना है बीटीएसटी के लिए 535 के अपवर्ड टारगेट्स के लिए और 510 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही भारत फोर्ज पर एसटीबीटी ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। 1100 तक के टारगेट्स नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर में सपोर्ट हमें 1137 के लेवल्स पर लेना होगा। इम्तियाज कुरैशी ने एफएमसीजी स्पेस से आईटीसी को चुना है, जहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 291 के टारगेट्स के लिए 277 पर सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी इनको पॉजिटिव लग रहा है, खरीदारी की राय दी है यहाँ पर 2660 के टारगेट्स के लिए, 2570 का नीचे में सपोर्ट लेना है। खैर इस पीछे कुछ बीटीएसटी कॉल से डॉक्टर रेड्डीज को वापस बाय मिल रहा है, लेकिन अभी भी 2660 उसी रेंज के अंदर मिल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट्स तो भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज पतंजलि की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पे नंबर्स को रखा गया। पहले सुन लेते हैं कि नंबर्स कैसे थे खुद बाबा रामदेव के मुंह से, और उसके बाद ये जानेंगे कि अदर यानी कि दूसरी एफएमसीजी कंपनीज को कैसे टक्कर दे रहे हैं वो। एक बार फिर से तमाम नए प्रोडक्ट के साथ आप आ रहे हैं, जाहिर बात है कॉम्पिटिटर्स के दिलों में हलचल तो आप मचाने वाले। क्या नए प्रोडक्ट के साथ आप फिर से दाखिल होने वाले हैं? देखिए, फूड में हमने 5 वर्टिकल्स को एक बहुत बड़ा विस्तार देने का सोचा है, जिसमें हमारा आटा और शुगर बहुत बड़ा ब्रांड होगा। 1 लाख टन प्रति महीना आटा, 1 लाख टन से ज़्यादा प्रति महीना बिस्किट, 1 लाख टन से ज़्यादा फिर ऑयल्स, जिसमें फिजिकल रिफाइंड ऑयल, जिसमें राइस ब्राउन ऑयल, फिर जो है ग्राउंड नट ऑयल, फिर सोयाबीन ऑयल भी फिजिकली, फिर ऐसे सनफ्लावर, फिर साउथ में हमारा जो उधर बहुत ज़्यादा खाते हैं मूंगफली का तेल। तो
घी एंड ऑयल, फिजिकल ऑयल खास करके, फिजिकल रिफाइंड ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल तो अद्भुत होता है और उसमें प्राकृतिक तत्व रहते हैं। फिर राइस स्पाइस एंड पल्सेज, राइस में करीब 48 से 50 प्रकार के हम SKUs लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें 18 प्रकार के अलग अलग क्वालिटी हैं चावल की। तो उसका तो स्लोगन ही हमने रखा है, पतंजलि नाइस, सबसे नाइस। सर, इसके अलावा हम सुन रहे हैं कि पतंजलि अब रेस्टोरेंट में भी उतर रही है और अब सोशल मीडिया पे तो बाकायदा एक रेस्टोरेंट की तस्वीर भी वायरल हो गई थी। अरे वो तो ऐसे किसी ने बना दिया था कि भाई मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। अभी विधिवत पतंजलि अपना मतलब मॉडल इसका लॉन्च करेगा। वो भाई प्रस्ताव लेकर के आए थे, ऐसे कोई अजनबी नहीं है, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर काम चल रहा है। वो उसके ऊपर ट्रायल करने के लिए उनको बोला था आचार्य जी ने, उसने रेस्टोरेंट ही खोल दिया। परिधान में क्या योजना है आपकी? परिधान में भी किड्स से लेकर के, लेडीज से लेकर के, जेंट्स से लेकर के, देसी से लेकर के विदेशी तक, कच्छा से लेकर के कोट तक, लंगोट से लेकर के और अंडरवियर तक सब कुछ बनेगा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है डिम्पी, जहाँ एक तरफ FMCG कंपनियों जो है वॉल्यूम ग्रोथ से वीक वॉल्यूम ग्रोथ से जूझ रही है, वहाँ पतंजलि की 100% ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। 5,000 करोड़ से बढ़कर सीधे 10,000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा। यही चिंता की एक घंटी है उन कंपनीज के लिए, क्योंकि अभी बाबा रामदेव तो ये भी कह रहे थे वो सब कुछ बनाने वाले, अभी तो कोर्ट भी बनाएंगे। तो अभी आप तैयार हो जाइए, सिर्फ FMCG नहीं बल्कि टेक्सटाइल वाली कंपनीज को भी चैलेंज मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो या फिर फूड प्लेयर्स हो, उनके लिए भी ट्रबल हो सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा भी कि प्लान जरूर कर रहे हैं रेस्टोरेंट खोलने का भी। संदीप रिसर्च करके लाए हैं दूसरी कंपनीज के मुकाबले, उनकी क्या स्थिति है, पतंजलि की क्या स्थिति है, बताया संदीप। देखिए डिम्पी, एक बात तो है ऑन द लाइटर नोट, बाबा का जादू तो चल रहा है। आप देखिए 100% की ग्रोथ लाना देखिए कोई आसान बात नहीं है। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था FY16 में, अब वो बढ़कर FY17 जो आज उन्होंने नंबर शेयर किए हैं 10,000 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। इनफैक्ट 10,500 करोड़ के भी पार के जो नंबर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। जबकि बाकी कंपनियां जिनसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी टक्कर उनको दे रहे हैं, उस पर आप मैरिको की बात कीजिए, HUL की बात कीजिए, इमामी की बात कीजिए। अगर इनके FMCG कारोबार की बात करें तो मैरिको के अभी FY17 के नंबर हमारे सामने हैं। HUL और इमामी और ITC के नंबर्स अगर आप देखें FMCG सेगमेंट के, उनको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर भी लें FY17 के नंबर्स लाने के लिए, तो वो अपने पिछले साल के नंबर्स के मुकाबले देखें तो शायद उन नंबर्स तक पहुंचते हुए दिखें। जबकि पतंजलि अगर आप देखें तो 2 गुना के आसपास के रेवेन्यूज उन्होंने जो रिपोर्ट इस बार किए हैं। और इनफैक्ट बाबा रामदेव ने खुद जो कहा है, उन्होंने ये फिर से इनफैक्ट भरोसा जताया है कि FY18 में भी इसी तरह की ग्रोथ वो लेके आएंगे। 100% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए इस कंपनी की जहां तक बात है, FMCG सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी तो है ही है, जिसमें टूथपेस्ट, ऑयल, घी, शहद, साबुन, सरसों तेल, ये तो इनके मुख्य उत्पाद हैं ही हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें जो नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, उसमें एक अहम बात ये निकल के सामने है कि घी उत्पाद बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उभर के सामने आई है। केश कांति, दंत कांति, ये तो इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि तहलका मचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब ये राइस ब्राउन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इसमें भी उतरने वाले हैं। और 100% ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, उससे कई सारी ऐसी MNC कंपनीज हैं, खासतौर पर टूथपेस्ट सेगमेंट में और ऑयल सेगमेंट में, जिनके लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नंबर्स में देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि ये कंपनी अपने जो FY16 के रेवेन्यूज हैं उनको ही मीट नहीं कर पा रही। और अगर 100% के आसपास की ग्रोथ FY18 में भी आती है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का डेंट FMCG कंपनीज में उनके सेल्स पर से FY18 में देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए जबरदस्त ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है और पूरे FMCG स्पेस के लिए एक खतरे की घंटी साफ तौर पर नजर आ रही है। ठीक है संदीप, शुक्रिया ये एनालिसिस करने के लिए कि दूसरी कंपनीज के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। HUL और ITC का एक बार आप चार्ट देखिए, हालांकि आज दबाव कम है, अभी तो HUL ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे भी आ चुका है। मयूरेश, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, HUL और ITC प्लस करेंगे इस तरह के चैलेंजिंग आंकड़े आने के बाद पतंजलि की तरफ से? नहीं, बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे कंपटीशन के लिए आई थिंक गियर अप हो गया, मेरे ख्याल से आई थिंक अदर्स हैव प्रॉब्ली टेकन नोट ऑफ द सेम। तो अगर चॉइस करना ही है डिम्पी FMCG में, आई थिंक मैं परसों भी बता रहा था जब मैरिको के रिजल्ट्स थे, आई थिंक इमामी एक बेटर चॉइस लगता है आउट ऑफ द लार्जर FMCG यूनिवर्स। जैसे इनकी मार्केट शेयर है, झांडू बाम्स हो, केश किंग हो, आई थिंक दे आर मेंटेनिंग देयर मार्केट लीडरशिप पोजीशन। और जहाँ तक HUL और ITC का आई थिंक सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक ITC में जितनी खराब खबरें आनी थी, सिंटैक्स को लेके आनी थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डील होता है, आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से ITC लुक्स लाइक अ मच बेटर प्रेफर्ड पिक। जी मयूरेश, एक छोटा कमेंट इमामी पे भी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक सेगमेंट में अगर कोई क्लोज कॉम्पिटिटर है पतंजलि का तो वो इमामी है, क्योंकि काफी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, नतीजे भी आने बाकी हैं और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है आपका इमामी पर?
नहीं, बिल्कुल जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक मैं पॉजिटिव रहूँगा। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे रहेंगे, लेकिन जैसे इनकी प्रोडक्ट रेंज है, केश किंग हो, पंचदारिष्ट हो, आई थिंक जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इमामी आई थिंक बेचता है, मेरे ख्याल से आई थिंक अक्रॉस द वैल्यू चेन इमामी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है आई थिंक वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा रहने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इफ आई हैव टू पिक एंड चूज़, इमामी शायद डिक्लाइंस पे मैं देख सकता हूँ, और अगर इन्वेस्टर्स के पास लोअर लेवल्स पे है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में एक सेगमेंट थोड़ा सा कम है, वो है इंश्योरेंस सेगमेंट है, लेकिन इसको लेकर बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी के सीएमडी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जो सीएमडी है मिस्टर जीएस श्रीनिवासन, उनका कहना है कि कंपनी रिटेल फोकस में ग्रोथ अच्छी रही है उनकी। 6 से 8 महीने में कंपनी लिस्ट कराने की उनकी योजना भी है। एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, आई सुनते हैं। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो कौन से सेगमेंट है जहां पर प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है? See, we have various segments. Generally, what we have seen is the segments where there is retail focus is there. There are better experience, and also there is better, opportunity for growth. So, if you look at our company, 70% of our business is retail, 30% is corporate, and see, if you look at the insurance penetration in India, the opportunities are lying in the retail. There are a lot of semi-urban and rural areas where people have a lot of insurance potential. Only thing is, there is no reach for the industry to these people. So if these people are reached through agents or micro offices and other methods, and the products are properly explained to them, India will do much better in terms of insurance penetration in the coming years. और सर, अभी जब सबसे जिस चीज का इंतजार है हर किसी को कि आपकी कंपनी की लिस्टिंग का, तो उसमें सर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? अब बैंकर्स तो नियुक्त कर दिए हैं, उसके अलावा और किस चीज क्या प्रोग्रेस है? We have started the process and we have selected the bankers and legal counsel, which is the first stage in the process. So we are now into the process of fulfilling various regulatory requirements, seeking approvals. Hopefully in the next 6 to 8 months time, if the market is good, we'll be there definitely to complete the IPO process. ठीक है, तो 6 से 8 महीने में एक नया प्लेयर भी आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं सरकारी प्लेयर्स में काफ़ी अच्छी लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी। एक नया मौका आपको और मिलने वाला है। एक बार ग्लोबल सेटअप भी देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन अब पहले यूरोपियन मार्केट्स के साथ शुरुआत होगी। आपके स्क्रीन पर भी वो डाटा आ जाएगा, उसके बाद फ्यूचर्स भी देखेंगे। हालांकि आज जापान का बाजार बंद था, कल ज़्यादातर एशियन मार्केट्स कल भी बंद थे, लेकिन जो अभी यूरोपियन मार्केट में कामकाज जो बेहतर है, आज हम ऑलमोस्ट अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं 9350 के ऊपर, और हमको यूरोपियन मार्केट सपोर्ट दे रहा है अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से। एक बार जाओ फ्यूचर्स भी दिखाइए जल्दी से, वहाँ पर भी अगर अच्छी बढ़त है तो ये फेड की बैठक के बाद बाजार फिर से चल रहा है। पहले फेड की बैठक के लिए थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन फिर से चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि कल 9400 भी मार्केट के लिए हो सकता है। इसलिए अब चिंता उनको करनी चाहिए जिनके पास बाजार शॉर्ट पड़ा है। 9400 तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहीं से शुरू भी होगी, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मूव शायद बड़ा इस बार आएगा 200 से 250 पॉइंट का। समित, इस बीच 1-2 शेयर और देखिए आप। एक तो EID पैरी, क्या ये हमको होल्ड करना है? दूसरा सिम्फनी, जिसके अंदर एक सडन स्पाइक आया है। ये दोनों शेयर बताइए, EID पैरी और सिम्फनी। EID पैरी के अंदर पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, आज के दिन में इसने पिछले 6 दिनों के मूव को एंगल्फ कर दिया है। स्टॉक जब तक अब वापस से दोबारा 300 के नीचे नहीं जाता है, तब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत ही है। एट द सेम टाइम स्टॉक ऊपर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमको 330-340 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यस, एब्सोल्युटली EID पैरी के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आपका सवाल था सिम्फनी के ऊपर। सिम्फनी भी आज लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखा रहा है। स्टॉक ऊपर में जैसे ही 1400 लेवल ब्रेक करे 1540 तक का मूव देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की जा सकती है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस 1480 का ब्रेकआउट के बाद बाय करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 1530 1550 लेवल्स। ठीक है राजेश, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, दोनों कैटेगरी में एक स्टॉक जो आप रेकमेंड करेंगे कल के लिए। देखिए, मिड कैप में मुझे अडानी पोर्ट अच्छा लगता है। 338 का करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है कि आज इसने कंसोलिडेशन जो था इसका पिछले 10 दिन का उसको ब्रेकआउट दिया है, तो अब ठीक है डेफिनेटली। जो टारगेट बनता है वो रफली बनेगा 350 का। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 334 का। और लार्ज कैप में हमने इन्फोसिस पिक किया है। कल इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी थी लोअर लेवल से, हालांकि आज थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन मुझे लगता है कल फिर से इन्फोसिस एक्टिव हो जाएगा, तो वन कैन गो लॉन्ग इन इन्फोसिस। 930 का एक स्टॉप लॉस है। एज फार एज द फ्यूचर लेवल इज कंसर्न, अपसाइड में जो टारगेट बनता है वो हमारा है 954 का। ठीक है राजेश, 1-2 शेयर आप और देखें, थोड़ा जल्दी मेरे को जवाब दीजिएगा। एक तो IFCI मैं होल्ड कर जाऊं 35 का टारगेट,
दूसरा टाटा केमिकल, इसको ले जाऊं 700 का टारगेट। IFCI यस यू कैन होल्ड, आपका टारगेट अच्छा है, 31.50 का स्टॉप लॉस है। टाटा केमिकल 656 करंट मार्केट प्राइस है, बट आई एम नॉट क्वाइट बुलिश, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवरबॉट है, तो यहाँ पे अवॉइड करिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट ठीक लग रहा है, 5% ऊपर है, अभी और चलेगा। मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर में एक वही है, रिवर्सल है, शॉर्ट टर्म रिवर्सल है, फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। सीमेंट सेक्टर ओवरबॉट है, मुझे लगता है एक बार के लिए जो करेक्शन था वो जो बीच में रुक के एक टेक्निकल पुल बैक मिल रहा है, मुझे लगता है फिर से वो रिज्यूम हो जाएगा। अपसाइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा, फिलहाल के लिए अवॉइड करें। सुमित, अदानी पोर्ट को रख सकते हैं कल के लिए, परसों के लिए, 2-3 दिन के लिए? बिल्कुल रख सकते हैं। अदानी पोर्ट के अंदर ब्रेकआउट है, ये यहाँ से स्टॉक ऊपर में 350-360 के इमीडिएट लेवल्स दिखाएगा। प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाई की सलाह भी रहेगी, 330 के नीचे का स्टॉप लॉस, और अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग करके रखा है वो बिल्कुल होल्ड करे फॉर द टारगेट्स ऑफ 350-360 लेवल्स। सुमित, सीएट को शॉर्ट कर दें, यहाँ पे एमआरएफ के नंबर देखने के बाद लो पे आ चुका अब। देखिए थोड़ा सा वीकनेस जरूर देखने को मिल सकता है सीएट, अगर प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर कोई करना चाहता है तो 1630-1640 का स्टॉप लॉस लगा के 2 दिनों के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स ज्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 1550-1540 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1630-1640 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। 10-20 शेयर टीटी के प्रेस्टीज के लेके जाएं, 4% ऊपर आया, सडन स्पाइक आया, 10 शेयर ले जाना चाहता हूं, लेके जाऊं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। स्टॉक के अंदर इसने भी पिछले 5 दिनों का मंदी को एंगल्फ किया, आज एक दिन में वो बहुत पॉजिटिव साइन होता है। स्टॉक के ऊपर में इमीडिएटली 6750 और 6750 और 7000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश भी बाय कर सकते हैं। चलिए, इस बीच मार्केट्स क्लोज होने वाले हैं और अगर निफ्टी को देखें तो लाइफ टाइम हाईस के नजदीक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी 9367 इसका लाइफ टाइम हाई है और अब 9357 पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% का सर्ज। अच्छा मूव आज के सत्र में देखा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से हम देख रहे थे कि जो ओपनिंग लेवल होता था उसके नीचे ही निफ्टी क्लोज हो रहा था। आज उसके मुताबिक एक अच्छा मूव मार्केट्स में दिखा है। सेंसेक्स भी करीब 200 अंक ऊपर है। अच्छा पार्टिसिपेशन आज आया है बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से, क्योंकि अगर आप आज निफ्टी बैंक को देखें या फिर निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को, तो दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग सर्ज रहा। 3% ऊपर है अभी भी निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। निफ्टी बैंक में भी अच्छा मूव रहा है और जो सपोर्ट आया है वो आया है बैंकों की ओर से, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक से फिर सरकारी बैंक हो। ICICI बैंक 9.5% ऊपर, एक्सिस बैंक में अच्छा मूव दिखा, ये भी 3.5% ऊपर रहा, और PSU बैंक्स में तो कांस्टेंट खरीदारी दिखी है। और आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI जैसे स्टॉक्स परफॉर्मर रहे हैं। एक और पॉकेट जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखी आज के सेशन में वो रहे FMCG स्टॉक्स, इमामी, HUL, ITC, यहाँ भी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में दिखी है। थोड़ी बहुत बाइंग आज के सेशन में हमने चुनिंदा सीमेंट स्टॉक में भी देखी है। ग्रासिम अंबुजा का जो बायस था वो भी आज के सत्र में पॉजिटिव रहा। अर्निंग्स काफी सारे आए और अर्निंग्स का इंपैक्ट हमने देखा। फॉर इंस्टेंस MRF को आप देख सकते हैं, उसका इंपैक्ट हमने सभी टायर स्टॉक्स पे देखा। नंबर्स ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया, जिसके बाद अपोलो, C8, JK टायर, इन पर भी इंपैक्ट दिखा। अपोलो टायर्स पर जैसे डिम्पी ने भी थोड़ी देर पहले कहा, नजर रखकर चले क्योंकि कल नंबर्स आने हैं अपोलो टायर्स के। इमामी के नंबर्स अभी नहीं आए, शायद मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन स्टॉक एक अच्छी मजबूती के साथ अभी भी ट्रेड करते हुए करीब 4% का उछाल था। और साथ ही केमिकल स्टॉक्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स वहाँ भी डिप पे काफी अच्छी वाइब्रेंसी रही आज। बिल्कुल। इस बीच SH केलकर की एक बैठक होने वाली है। ये बोर्ड की बैठक होगी 12 तारीख को, तो बोर्ड की मीटिंग है, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। आज मार्केट की जो क्लोजिंग है 9351 हमको लेवल है, जिस पे हम पहले भी एक बार क्लोज कर चुके, लेकिन इसके ऊपर आज हम क्लोज करने की तैयारी करें तो हाईएस्ट लेवल पे बाजार बंद हो रहा है। ग्लोबल पैटर्न ठीक है और आज मार्केट की जो हमको क्लोजिंग मिली है, प्रोविजनल क्लोजिंग मिल चुकी है और ये 9356 है। अभी एडजस्टेड क्लोजिंग भी आ जाएगी, लेकिन उम्मीद शायद यही है कि अपर एंड पे ही हमको एडजस्टमेंट मिलेगा और रिकॉर्ड क्लोजिंग है मार्केट की आज। और बिल्कुल यस, 9351 के ऊपर हमको क्लोज मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स भी देखिए, ये भी पीछे नहीं है, ये भी 0.5% की बढ़त है। तो अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग देखने को मिल रही है। फार्मा की ही अपनी तबीयत खराब है, वैसे और सब कुछ ठीक दिख रहा है। IT अब ठीक होने लग गया है। ऑटो आज ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन आज का सुपरस्टार 2 सेक्टर्स हैं। पहला तो कमोडिटी बेस्ड, जिसमें शुगर, फर्टिलाइज़र को आप जोड़ सकते हैं, और दूसरा बैंकिंग। इन्होंने बाजार की बड़ी हेल्प की है। वैसे इन सब चीज़ों का एक और चीज़ भी जोड़ी जा सकती है कि आजकल बाजार सेंटिमेंट से कम बल्कि सरकारी पॉलिसी से और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा चल रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाए उसके बाद शेयर चलते हैं, या तो सरकार से कोई फैसला आ जाए उसके बाद बहुत शेयर चलते हैं, और ऐसे चलते हैं कई दिन तक चलते रहते हैं। वैसे बाजार में अर्निंग्स,
लिक्विडिटी, ग्लोबल फैक्टर, ये थोड़े से बोने होते दिख रहे हैं। अब आप L&T को देखिए, आज भी अच्छी क्लोजिंग स्कीम को मिली है, विप्रो की अच्छी क्लोजिंग, गेल की अच्छी क्लोजिंग है, कुछ फ्रंटलाइन गेनर्स हैं जो आज हमको अच्छा क्लोज देके गए। सुबह सुबह हीरो मोटोकॉर्प, हमने जब ये कन्फ्यूजन थी हमको कि एक शेयर प्लस करना चाहिए, दिन भर के लिए रख लेना चाहिए, तो हीरो मोटोकॉर्प हमको एक एनालिस्ट ने कहा था कि रखें। अब आज फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आया। आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर कोई बड़ी खबर आ जाए फर्टिलाइजर को, डीबीटी के आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, हो सकता है पॉलिसी आ जाए पूरी सरकार की तरफ से, ध्यान रखें। एक्साइड के नंबर वैसे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का लिहाजा यहाँ पे भी देखने को मिला, ना केवल एक्साइड चला बल्कि अमाराजा बैटरीज भी चल रहा था। हेवल्स काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले दे रहा है आज, इमामी के नंबर्स अभी आ जाएंगे, तो आज ये 2.5% की क्लोज करके गया है। मयूरेश, आज की क्लोजिंग कितनी इंटरेस्टिंग है। कल हमको क्या 9400 की तैयारी करनी है और उसके बाद 9600 की तैयारी करनी है ना। आज हम दिवेन से भी पूछ रहे थे कि हमको हंसना है, अब रोना नहीं है, बाजार चलेगा। बहुत बधाई आपको और सब दर्शकों को, आई थिंक, और नए हाई ऑलमोस्ट एवरी वीक एवरी मंथ देखने मिल रहे हैं। लेकिन आई थिंक जो इक्विटी एक ऑप्शन है डिम्पी, आई थिंक दैट इज़ द ओनली ऑप्शन विच इज़ गिविंग गुड यील्ड्स ये टाइम पे। अगर हम कोई भी एसेट क्लास मैप करें ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स और आगे के कुछ महीनों तक, आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी इन अ रेंज। गोल्ड का अंडर परफॉर्मेंस है, एफडी के रिटर्न पोर्ट टैक्स मिलते नहीं है, और जो फ्लो आ रहे हैं इक्विटी में डोमेस्टिक पैसों में थ्रू सिप्स, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो लिक्विडिटी पुश थ्रू है, जो आई थिंक डोमेस्टिक कंडीशंस है, रिफॉर्म मेजर्स है, जो ग्लोबल हेडविंड्स ईज हो रही है, आई थिंक मार्केट्स आर प्रॉब्ली गोइंग टू पुश हायर। तो येस, आई थिंक मैं पॉजिटिव रहूँगा मार्केट्स पे, और खास करके इंडियन इक्विटी मार्केट। ठीक है राजेश, 2-3 दिन से हम यही बात कर रहे थे कि इंडेक्स को भूल जाइए, शेयर्स को चुनिए। अब आज की क्लोजिंग, कल के सेंटिमेंट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमको अब ये भी कहना पड़ेगा इंडेक्स को भी चुनिए। ये भी आपको नया रिटर्न दे सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है, तेजी से रिटर्न दे सकता है। ये कंडीशन अप्लाइड के साथ है 94 के ऊपर, या फिर अभी से ही है? देखिए डिम्पी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉशियस टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मुझे लगता है कि 9400 का लेवल अगर टूटता है या ब्रेकआउट मिलता है तो जाके हम कुछ नई बात सोचेंगे। उसके लिए रीजंस भी है डिम्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआई का जो डेटा है, अगर आप वो देखोगे तो एफआई बहुत दिन से कंटिन्यूसली इंडेक्स फ्यूचर में भी शॉर्ट है, सामने ऑप्शंस में भी वो हैज है, बाइंग हो रहा है ऑप्शंस में, कैश में उनका सेलिंग है। सामने अगर आप प्योरली टेक्निकली बात सोचें तो आप समझो 7900 से लेके हम लोग रैली में बैठे हैं, 9400 के आसपास आ चुका है। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट का जो फंडा भी अगर लगा है तो रफली जो 8800 तक का एक करेक्शन ड्यू है। सामने अगर हम ये सोचें कि चलो 9400 के ऊपर बाजार चले, तो बाजार को खींचने के लिए जो सेक्टर्स है वो सेक्टर्स देखिए, जो एफएमसीजी, फार्मा एंड आईटी, ये तो पड़े हुए हैं एज वी हैव डिस्कस्ड, उसमें कुछ मोमेंटम कुछ खास नहीं आ रहा है। जो चल क्या रहा है, तो बैंकिंग ज़्यादा सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो बैंकिंग में पीएसयू ज़्यादा चल रहा है। आज थोड़ा बहुत आईसीआईसीआई एक्सिस ने भी सपोर्ट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मोटा मोटी जो चल रहा है मार्केट, ये एक मोमेंटम है, ये एक फेज़ है। पार्टी इज़ ऑन, वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम डिम्पी, वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस, वन शुड नॉट गो ब्लाइंड एट दिस लेवल, कहीं ना कहीं करेक्शन में कहीं फंस ना जाए, क्योंकि मिड कैप्स देखिए बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 100% की रैली है, तो यहाँ पे 2-5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, शुक्रिया मयूरेश, राजेश और सुमित, आप तीनों का शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने न्यूज़ देने के लिए। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर मार्केट्स क्लोज तो हैं, लेकिन कल के लिए शायद नए रिकॉर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं अगर यूएस मार्केट से थोड़ा सपोर्ट आया, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स तो 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी क्लोजिंग रही कल अगर यूएस की, तो नए हाईज की तैयारी की जा सकती है। फिलहाल अंतिम बाजी में इतना ही। नमस्कार।